डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने हेतु किया जाता है? भूकंप, अर्थक्वेक की। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हम लोग समझते हैं कि भूकंप है क्या। तो भूकंप का जो मूल कारण है वो है ज्वालामुखी विस्फोट एवं प्लेट विवर्तनिक घटना। समझे? और भूकंप तरंग धरातल के अंदर जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसे फोकस कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। और जहाँ पर सबसे पहले अटैक हुआ या किया उसे ईपी सेंटर कहा गया, अभिकेंद्र कहा गया। देखिए, सागर में भी भूकंप उत्पन्न होता है जिसे सुनामी कहा गया है। आपके ऑप्शन में है सुनामी। ठीक है, सुनामी सागरीय भूकंप को कहा जाता है। यह जापानीज लैंग्वेज का टर्म है जिसका अर्थ होता है समुद्र तट पर आती हुई लहरें। क्या होता है? किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कितने प्रकार के स्केल यूज किए गए हैं? तो 3 प्रकार के। पहला रिक्टर स्केल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा है रॉसफेरस स्केल। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है, एक्यूरेसी है, वो रिक्टर स्केल का है। किसका है? रिक्टर स्केल का है, जिसमें 0 से 9 अंक तक की संख्या लिखी रहती है और प्रत्येक अंक अपने पिछले अंक का 10 गुना अधिक पावरफुल होता है। कितना? 10 गुना अधिक पावरफुल होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला, नेवी ब्लू मतलब सियान, पीकॉक ब्लू, अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं नेवी ब्लू। ठीक है, यह जो सियान है वो किसका मिश्रण है? तो बी एवं जी का मिश्रण है। किसका है? बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन का, ब्लू और ग्रीन का मिश्रण है। यह धर्म चक्र अशोक के सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ से लिया गया है और इसी सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें 4 शेर है जो एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठा हुआ है, जिसके कारण सामने से देखने पर 3 ही दिखाई देता है। समझे? यदि ये क्वेश्चन आपके आंसर एग्ज़ाम में अगर आ जाए, तो अगर इसमें ऑप्शन 3 4 अगर ऑप्शन में रहे तो आप इस अशोक सिंह स्तंभ का आप ऑप्शन में 4 ही लगाएंगे, क्योंकि वो सामने से दिखने में 3 दिखाई देता है लेकिन असल में वो 4 होता है। और इसी सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते और भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि को भी लिया गया है। और यह जो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यह किस उपनिषद का उद्धरणस है? तो मुल्कोपनिषद का। ठीक है, किसका है? मुल्कोपनिषद का, जो अथर्ववेद का हिस्सा है। और यह धर्मचक्र प्रगति का प्रतीक माना जाता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ होती है। कितने होते हैं? 24 स्टिक होते हैं, जो पृथ्वी के रोटेशन पीरियड, घूर्णन काल का प्रतीक है। तो सभी को क्लियर हो गया होगा। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गहरा नीला नेवी ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय घाटा की पूर्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? देखिए, भारत में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट को कम करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत, मॉनेटरिंग पॉलिसी के तहत नए सीरीज के नोट जारी करते हैं। ठीक है, नए प्रकार का नोट जारी करते हैं। ध्यान देंगे, आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो 2 रुपया से अधिक मूल्य के नोटों को छापती है। तो सवाल ये उठता है कि 1 रुपया को कौन छापता है? तो 1 रुपया का नोट, 1 रुपये का सिक्का या इससे कम मूल्य के सिक्के को आरबीआई केवल एजेंट के रूप में मार्केट में लाने का काम करती है, क्योंकि 1 रुपये का नोट या सिक्का या इससे कम मूल्य के सिक्के को वित्त मंत्रालय के द्वारा इशू किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन मार्केट में लाने का काम आरबीआई करती है। और 2 रुपया हो या 5 रुपया, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, 200 रुपया हो या 500 रुपया हो या 2000 रुपया हो,
ये सभी पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। हालांकि 1 रुपये का नोट पर वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। आंसर तो निकल गया होगा। आपका जो आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन, नए मौद्रिक नोट छापकर। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? देखिए, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, इसे ही कहते हैं मौलिक अधिकार, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार की व्यवस्था भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार था, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे रिजेक्ट करके, उसे हटा करके अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत विधि का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, क्या किया? उसे हटाकर विधि का अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। वर्तमान में अगर पूछे तो 6 है, लेकिन मूल संविधान में अगर पूछेगा तो 7 है। ठीक है, हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है, और बाकी शेष भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मान्यता दिया गया है। तो आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि विदेशियों को भी प्राप्त है, मौलिक अधिकार जो है वो विदेशियों को प्राप्त है। तो भारत के किसी भी भाग में आने जाने तथा रहने की सुविधा है, बिल्कुल सही है। वो आकर के भारत में आते भी हैं पर्यटक, विदेशी पर्यटक देखते भी होंगे, लेकिन वो यहाँ पे ज़मीन खरीद करके मकान नहीं बना सकते हैं। वो आकर के रेंट पर होटलों में रह सकते हैं, घूम सकते हैं। जाति, लिंग, रंग भेद, धर्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध स्वेच्छा अधिकार है, बिल्कुल है। वो किसी के भी प्रति वो थाना में मतलब अपने डिफेंस में क्या बोलते हैं, एफआईआर करवा सकते हैं कि हमारे विरुद्ध ये धर्म को लेकर के या फिर किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा का अधिकार है, बिल्कुल है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसमें सभी का अधिकार है, विदेशियों को भी और हमारे देश के भी नागरिकों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, जहां 48 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 80। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 80 है, और महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 25। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितना है? 25। और बिहार में हो जाएगा 40, बिहार में 40 होगा, और मध्य प्रदेश में हो जाएगा 29। आप इसे याद रखेंगे, ये हो गया उत्तर प्रदेश में 80, आंध्र प्रदेश में हो गया 25, महाराष्ट्र में हो गया 48, और बिहार में 40, और मध्य प्रदेश में 29 हो जाएगा। आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को कौन भेजता है? तो महाराष्ट्र भेजता है, क्योंकि 80 के बाद में 48 ही आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आपका आंसर कौन सा निकला? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे देशों के नाम तथा उनकी मुद्रा के नाम दिए हुए हैं, उन्हें सुमिलित कीजिए। देखिए, देश है और उसकी मुद्रा है जिसका हमें मिलान करना है, तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं। अल्बानिया, अल्बानिया का क्या हो जाएगा? लेक हो जाएगा, 4 नंबर पे जाएगा। और अल्जीरिया, उसका अल्जीरिया का क्या है? दिनार है। चिली का हो जाएगा पेसो, और श्रीलंका एवं भारत का हो जाएगा रुपया। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। आपका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़कियां बंद रखने तथा धूप में खड़ी रहने से एक कार की भीतरी भाग गर्म हो गया। कार के गर्म होने की घटना की व्याख्या निम्नलिखित के आधार पर की जा सकती है। देखिए, इस घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वो गर्म हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे जिम्मेवार गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में
दीर्घवृत्तीय पथ में चक्कर लगाती है? चाहे वो पृथ्वी हो, वीनस हो, मरकरी हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो या नेपच्यून हो या कोई भी अन्य ग्रह हो, सभी इलिप्टिकल पाथ में ही चक्कर लगाती है। और इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाने पर वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी औसत से भी कम हो जाता है। इस घटना को एपीहेलियन या रवि उच्च या अपसौर कहा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होता है। कितना को होता है? 4 जुलाई को होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। इसे ही खगोलीय इकाई कहते हैं, जो एक एवरेज डिस्टेंस है। क्लियर है? आपका जो आंसर है इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही औसतन दूरी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका विनेगर होता है। सिरका, जिसे अंग्रेजी में विनेगर कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, या भोजन को प्रिजर्व रखने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। ये भोजन को पचाता नहीं है, प्रिजर्व करता है। जितने भी केचप हैं, जिसको सॉस बोलते हैं, सब में सिरका का प्रयोग किया जाता है। या डब्बा बंद अचार है, उसमें सिरका का भी प्रयोग किया गया। आपका सवाल है कि सिरका फॉर्मेट कैसे हुआ? तो पानी में 5% एसिटिक एसिड को मिला देने से सिरका की प्राप्ति होती है। कितना प्रतिशत? 5%। तो आपका आंसर तो निकल गया होगा। कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन, पानी में एसिटिक एसिड का मात्रा 5% विलयन कर देंगे तो सिरका का प्राप्ति हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें अयस्कों के धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा गया है। उसने आयुर्वेद में अल्टाअंतर और आरोग्य मंजरी नामक पुस्तकें भी लिखी है। उसका नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का अल्केमिस्ट कहा जाता है और उन्हें रसशास्त्री एवं धातुकर्मी भी कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रस रत्नाकर है और इस रस रत्नाकर में विभिन्न प्रकार का अयस्क और अयस्क का शुद्धिकरण या सांद्रण का निष्कर्षण के बारे में डिटेल में जानकारी मिलता है। चाहे वो ऊर्ध्वपातन विधि हो या आसवन विधि हो या बाष्पीकरण विधि हो, सबकी चर्चा किस पुस्तक में? रस रत्नाकर पुस्तक में। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आरोग्य मंजरी नामक पुस्तक लिखा है, जो आयुर्वेद से संबंधित है और इस आयुर्वेद के लेखक धन्वंतरी है। इन्होंने सुश्रुत संहिता से मिलता जुलता पुस्तक अल्टा अंतर लिखा, जिसे हिंदी में उत्तर अंतर कहा जाता है। सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत थे, जिन्हें भारत का प्रथम सर्जन कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, नागार्जुन। बहुत महान व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ एवं नाभिकीय अवशिष्ट खतरनाक है क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति से क्या होता है? देखिए, जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है वे अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। किसका करते हैं? अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक जो है वो गामा है। सबसे खतरनाक क्या है? गामा। रेडियो सक्रिय पदार्थ और नाभिकीय अवशिष्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इससे आनुवांशिक और कायिक, कायिक मतलब टिश्यू कल्चर, दोनों प्रकार की हानियाँ जीवों को होती है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कायिक एवं आनुवांशिक दोनों प्रकार की हानियाँ जीवों को होती है। डी ऑप्शन आपका जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 3 ऑप्शन जो है वो गलत है और एक आपका सही हो जाएगा। देखते हैं, इसमें अयस्क और खनिज का में रिलेशन बनाना है। तो कोई भी खनिज जो है अयस्क नहीं हो सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। कोई भी अयस्क खनिज नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। कोई भी अयस्क खनिज नहीं हो सकता है और खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, दोनों गलत है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। आपका आंसर निकल गया सी ऑप्शन। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं है लेकिन सभी अयस्क खनिज है। ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में काल क्रमानुसार घटित हुआ है। तो इसे अरेंज करना है, कालक्रम के अनुसार सजाना है, देखना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। तो सभी के बारे में ध्यान से देखेंगे। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था। ठीक है। और दांडी मार्च हुआ था 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। और मुस्लिम लीग का गठन जो है वो 1906 में हुआ था। ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन हुआ था।
तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था वो 1906 हो जाएगा। सबसे पहले 1906 होगा, उसके बाद हो जाएगा 1917 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1920, उसके बाद होगा 1930 होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या होगा, 4-3-1-2, 4-3-1-2, ए ऑप्शन आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। इसमें सभी का डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1965 को शुरू किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए दिया जाता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत यूरोप से जुड़ा है। तो स्वेज नहर के द्वारा। इसका निर्माण 1869 में कब किया गया था, 1869 में प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रमुख इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स। कौन थे, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वेज नहर के द्वारा भारत यूरोप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परत जिसमें बेतार तार का संचार प्रणाली को संभव बनाया है। तो जिसका उदाहरण है वो मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो, सबके लिए कौन सा हो जाएगा, आयन मंडल। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, बायां निलय से। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर दायां निलय नहीं मारिएगा, आपको बायां निलय ध्यान रखना है, पंपिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज जो है उसके लेखक आर के नारायण है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में लोथल, भोगवा नदी के किनारे, यहाँ से स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। यहीं से युगल समाधान, मेसोपोटामिया की मोहर, गेहूँ पीसने वाला चक्की जिसे हम लोग जांता बोलते हैं, और यहीं से पंचतंत्र की कहानी जिसमें कौवा और लोमड़ी का भी एक स्थान पर प्रमाण मिला है। अब यहाँ पर देखें, कालीबंगा जो है वो राजस्थान हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ हो जाएगा पंजाब, और बनवाली है कहाँ, हरियाणा में। बनवाली कहाँ, हरियाणा, रोपड़ हो जाएगा पंजाब, और कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर कौन निकला फ्रेंड्स, डी ऑप्शन, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की थी। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। और बी ऑप्शन में देखेंगे सरोजनी नायडू, जिसे भारत कोकिला कहा गया, जो पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, सरोजनी नायडू क्या थी, पहली महिला राज्यपाल। और यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर जो है सी ऑप्शन में, वो प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी, जो स्वतंत्र भारत के बाद पुनर्गठन किया गया अंतिम सरकार, उसमें उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, कुमारी अमृता कौर को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जोड़े का समान विमीय सूत्र होता है। तो कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा का। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे। ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ये बैठे थे 1919 में। आपका जो इसमें आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। थोड़ा सा इसका डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखिए, इसी रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी कर लिया गया था। ठीक है, तो इन दोनों ने, ये दोनों जो थे बहुत चर्चित नेता थे, तो अपने लोकप्रिय नेता के गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन था, जो हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की भीड़ में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था। ठीक है, लेकिन जनरल आर डायर आया और उसने कहा कि जल्द से जल्द खाली करो इस जगह को,
तुम्हारे पास 3 मिनट का समय है। तो इतना सारा भीड़ था कि 3 मिनट में निकलना संभव नहीं था। तो जितना हो सका उतना निकला, बाकी का जो बचा इसने क्या किया, गोली चलाना शुरू कर दिया। तो हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। और इस घटना को लेकर के केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी निंदा किया गया। आपका जो आंसर है इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरने पर बैठे थे। इसमें जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। ठीक है। और इसमें चौरा चौरी हत्याकांड तो आपको पता है, 5 फरवरी 1922 हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। और असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, जो खुद किसी रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा न लेता है बल्कि रासायनिक प्रक्रिया को एक्साइटेड कर देता है, उत्प्रेरित कर देता है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है उत्तक में एंजाइम का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। उपापचय में उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है, ये भी सही है। रोगों से रक्षा करता है, बिल्कुल सही है, रोगों से रक्षा करता है। लेकिन इसका पाचन क्रिया से लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन सहायता नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, किसमें? पाचन क्रिया में कोई भी मदद नहीं करता है। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके पाचन क्रिया से कोई भी मतलब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल जनित रोग नहीं है, इसमें भी नहीं लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, पीलिया हो जाएगा, क्योंकि पीलिया दूषित भोज्य पदार्थ से होता है। पीलिया किससे होता है? दूषित भोज्य पदार्थ से होता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, पीलिया। और यहाँ पर डी ऑप्शन में देखेंगे, फ्लोराइसिस की कमी से दांत पर भूरे रंग का धब्बा और अधिकता से इसकी दंत एवं अस्थिक्षय रोग हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, फ्लोराइसिस से क्या होगा, तो इसकी कमी से दांत में भूरे रंग का धब्बा होगा, लेकिन इसकी अधिकता से दंत एवं अस्थिक्षय रोग होने लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है, तो किससे देखता है? उत्तल दर्पण के द्वारा। इसे अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है। देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ हिस्सों में नहीं पहुंच पाता है, और जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाया वहां सूर्य ग्रहण लग जाता है, जिसे इस घटना को सोलर इक्लिप्स कहेंगे, जो केवल अमावस्या को होगा। ध्यान देंगे, इसे फुल मून नहीं कहेंगे बल्कि न्यू मून कहेंगे। अब सेकंड टर्म समझे, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य के विपरीत दिशा में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है। इस घटना को चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स कहा जाता है, जो केवल पूर्णिमा को होता है, फुल मून को होता है। इसे एक लाइन में अगर समझें, इस ग्राफ में समझें, ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये आपका अर्थ है पृथ्वी, और ये है मून, चांद। ये चांद का जो है ये रोटेशन पीरियड है, ये एक ही चांद है, ये मैंने समझने के लिए आपको बताया है। अब इसमें देखिए, सूर्य और पृथ्वी जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन यही जब चंद्रमा, यहाँ पर जो चंद्रमा है ये रोटेशन पीरियड करते करते घूमते 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 यहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, यानी कि इस फिगर में आप देखिए, सेकंड फिगर में ये सूर्य है और ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया चांद की स्थिति, जो यहाँ पे मैंने आपको दर्शाया था वो यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से विपरीत दिशा में यहाँ चला आया। ठीक है, तब क्या हो गया, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गया, पृथ्वी आ गया। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण करेंगे। और ध्यान देंगे, सूर्य ग्रहण जो है वो केवल अमावस्या को होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है। आपका जो इसमें आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा,
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो तो चंद्र ग्रहण लगेगा, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है तो किससे? तो पराबैंगनी किरण से। हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि ओजोन परत किस परत का हिस्सा है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ओजोन परत पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सुमिलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, इसमें सभी को देखना होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो असम में है, जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जिसे राइनोसिरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइनोसिरस कहते हैं। तो ए जो है वो 3 नंबर पे आ जाएगा। और बी ऑप्शन में है सिमलीपाल अभयारण्य। तो सिमलीपाल अभयारण्य जो है वो उत्तराखंड में है, जहाँ तेंदुआ पाया जाता है, और तेंदुआ को अंग्रेजी में लियोपोल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? लियोपोल्ड। तो सिमलीपाल जो है तेंदुआ के लिए हो जाएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 4 नंबर पे। और जिम कॉर्बेट, अब बचा कौन? जिम कॉर्बेट अभयारण्य, जो उत्तराखंड में है, जो हाथी और बाघ दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट कहाँ हो जाएगा? 1 नंबर पे हाथी के लिए। तो इसमें जो आपका आंसर निकला वो क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 2 4 1। 3 2 4 1, इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन है। यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 3 2 4 1, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? देखिए, मैंने इसे 2 वीडियो में डिस्कस किया है, आप चाहे तो उसे देख लीजिएगा। हमारे अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें 4 प्रकार के रस पाए जाते हैं, HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा रेडिन और चौथा गैस्ट्रिक लाइपेज। यही आपका क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को तोड़ने का काम करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? वसा को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, आपका तो आंसर निकल गया होगा। लाइपेज कहाँ से निकला? अमाशय से। ठीक है, आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? यकृत को लीवर या जिगर भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, बड़ी ग्रंथि है। इसमें विटामिन ए, ई और डी तीनों स्टोरेज रहता है। कौन कौन? ए, ई और डी तीनों स्टोरेज रहता है। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी ए और ई और डी तीनों संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? देखिए, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से प्रवास यात्रा को समाप्त करके जब वे भारत आए थे, तो इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 ईस्वी से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 9 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? देखिए, पेपर का खोज चीन ने किया, स्क्रिप्ट लेखन का खोज चीन किया, और प्रिंटिंग प्रेस का भी खोज चीन किया। तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, चीनियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद, विश्व का पुलिसमैन। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? तो देखिए, इसमें भू प्रॉपर्टी या भूपृष्ठ, जिसे अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का जो क्रम है वो इस प्रकार है, ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकन, ठीक है, उसके बाद है एल्युमिनियम, और उसके बाद है लोहा, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम, उसके बाद है मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। सबसे ज़्यादा किसके पास है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन के पास है। उसके बाद सिलिकन हो जाएगा, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है,
यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा तत्व किसके पास है, तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास है। लेकिन सबसे ज़्यादा उपधातु किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा उपधातु जो है वो सिलिकन के पास है। किसके पास है, सिलिकन के पास है। लेकिन सबसे ज़्यादा धातु पूछे तो क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन के पास, उपधातु सिलिकन और धातु एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला धन क्या है। काला धन ब्लैक मनी है। यह है क्या, तो वैसा धन जिसका कोई हिसाब सरकार के पास नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सरकार के पास नहीं होता है लेकिन नेताओं के पास होता है। आप समझ गए होंगे, जिसका टैक्स नहीं दिया जा रहा है उसे ही ब्लैक मनी, काला धन कहेंगे। आपका जो इसमें आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन, बेहिसाब धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो हाइड्रोजन में। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है अणु। क्यों, क्योंकि अणु स्वतंत्र रहता है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है, स्वतंत्र रहता है। लेकिन परमाणु इसका उल्टा है, यह स्वतंत्र नहीं है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा लेता है। कौन, परमाणु। एक और क्वेश्चन बना कि रासायनिक यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। सूक्ष्मतम कण कौन कहलाया, अणु कहलाया। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट सवाल हो जाएगा आपके लिए, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, तो आघात वर्धीयता, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे मेलिएबिलिटी। क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।